अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़ इस्लामाबाद से। मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और साकिब बशीर साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वो दोनों आज फिर इस मौसम में इस्लामाबाद में इकट्ठे हैं और यकीनन आज भी बड़ी अहम ख़बरें होंगी जो दोनों आपस में तो डिस्कस कर चुके होंगे, मैं अभी और आप भी जान लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, मरकज़ में क्या कुछ हो रहा है, सूबों में क्या कुछ हो रहा है, उस पर तो हम बात करेंगे। रात 12 बजे के बाद जो पेट्रोल पंप्स बंद होने का एक ख़तरा था, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब और पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग जो पहले हो चुकी थी उसके बाद वो ख़तरा तो टल चुका है। लेकिन बात यह है कि पहले जुमे के जुमे जब कीमतें बढ़ रही होती थी तो पता लग जाता था कि एक हफ़्ते में कितना इजाफा हुआ है। अब जब रोज़ाना कीमतों में इजाफा हो रहा है, या चले 35 पैसे एक दिन पेट्रोल पर कम भी हुए थे, तकरीबन डीज़ल पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक हफ़्ते में 44 रुपए का इजाफा हो चुका है। लेकिन जब ये चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे या पहले 3 दिन के लिए की गई थी, अब रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं, तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि हुकूमत की वो बैशिंग नहीं हो रही है जो एक ही दफ़ा यकमुश्त कीमतें बढ़ाने से हो जाता था। खैर, मामला ये हुआ है कि 2 हफ्ते में जो है अंडरस्टैंडिंग होगी, मुज़ाकरात होंगे, मामला तय किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत कौन से मुतालबात मानेगी? क्या ये मैकेनिज़्म वापस ले लेगी? और अगर मैकेनिज़्म वापस ले लेगी तो जो 2 हफ्ते के लिए आपने ट्रायल बेसिस पर इस मैकेनिज़्म को लाना था, फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। क्या ऐसी एक चीज़ होगी जिसके बाद जो ओनर्स हैं वो भी अग्री कर जाएंगे और हुकूमत अपनी बात भी मनवा लेगी, नया मैकेनिज़्म भी रहेगा? इस पर हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज मरीम नवाज़ साहिबा को जवाब दिया है जो कल उन्होंने तकरीर की थी। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर पर भी उन्होंने कमेंट किया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी दोनों जानिब से जारी है, ये इलेक्शन कैंपेन के बाद, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद किसी अगली हम देखेंगे कि सतह पर यह मामला चला जाएगा या फिर सब लोग पुरानी तनख्वाह पर ही काम कर रहे होंगे? इस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए असर-ए-नौ एक नई और भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है। इस पर भी हम बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले मौसम पे बात कर ले। लाहौर में तो इस वक्त जब हम ये शो कर रहे हैं उस वक्त बारिश हो रही है और इस वक्त मौसम यहाँ पर अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा लग रहा है बज़ाहिर। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है एक तो हमें ये भी बता दें, लेकिन ये जो बारिश हुई है इसके बाद हम तमाम सूबों की बात कर लें, खुसूसी तौर पर बड़े दावे किए जाते रहे हैं कि हमने बड़े बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं, लेकिन हमने देखा है कि हालात कुछ अच्छे रहे नहीं हैं। लोगों को बड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। हम बाराने रहमत की बात करते हैं और बाराने ज़हमत जो है उससे पनाह मांगते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये बड़ी मुश्किल बारिश साबित हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए इस्लामाबाद का मौसम बड़ा मज़ेदार मौसम अच्छा है। सियासी मौसम गर्म है। जो कुदरती मौसम है वो बड़ा प्यारा है। रिमझिम चल रही है, ठंडी हवाएं भी हैं, ये सारा कुछ है। और इस्लामाबाद में इस मौसम से क्या असर पड़ता है, रात को होने वाली जो बारिश के इम्कानात हैं तेज़ बारिश के, उससे क्या असर पड़ता है, इसकी बात तो हम कल कर सकते हैं। लेकिन सियासी मौसम की बात आज ज़रूर कर सकते हैं कि इस्लामाबाद का सियासी मौसम बड़ा गर्म है। उस पर आगे जाके बात करेंगे। अभी आपने बात की है कि बारिशों की, देखें लाहौर में, गुजरांवाला में, गुजरात में, हाफिजाबाद में, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर जो बारिशें हुई हैं ना, इसने 2 चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी। वो जो दावे होते थे ना कि हम सबसे आगे हैं, हमने बहुत काम किए हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वो नई सड़कें जिन कंट्रैक्टर ने भी बनाई थी, जिन मंजूर नज़र अफराद ने भी बनाई थी, वो सड़कें अभी तो बरसात का आगाज़ हुआ और उन सड़कों में आपने देखा ना क्या हाल हुआ है जी। उन सड़कों पे किस तरह गड्ढे बन गए हैं। फिर बहुत सी चीज़ें आज हमने टीवी पे दिखाई कि इस तरह लगता है कि जैसे सिर्फ मट्टी डाली गई और सीमेंट भी नहीं डाला गया, और एक ही बारिश ने वो सारी मट्टी को भी ख़त्म कर दिया और नीचे से पाइप लाइन्स हर चीज़ जो है वो बेनकाब होना शुरू होगी। और उसके बाद आप देखें कि एक अंडरपास में एक मासूम बच्चा डूब के मर जाता है जी। उसी शहर के अंदर एक शख्स करंट लगने से मर जाता है, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। तो ये कई सैकड़ों वाक़यात ऐसे हैं जो लोग ज़ख्मी होते हैं। अच्छा, ऐसे ही वाक़यात, मैं सिर्फ एक सूबे की बात नहीं कह रहा, मैं सुबह केपी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी बहुत कुछ होता है। लेकिन बात सिंपल सी है
कि बरान रहमत है ये, कोई शक नहीं अल्लाह ताला की ये रहमत है। लेकिन जिन लोगों ने इसे जहमत बनाया है, जिन महकमों की ये जिम्मेदारी थी, जिन वज़रा की ये जिम्मेदारी थी, जिन अदारों की ये जिम्मेदारी थी, इसका मतलब है कि वो कामयाब तो ना हो सके ना। टिकर अच्छे हैं वो चल जाते हैं जी कि जनाब फौरी पानी निकाल दिया गया। अच्छा, हमें समझ नहीं आती पानी निकाला कहाँ से? किसी वज़ीर के घर से, किसी मशीर के घर से, किसी अहम तरीन सड़क से जहाँ से किसी ने गुजरना है। आज भी जाके देखें, कई ऐसे इलाके हैं जो आज भी पानी में डूबे हुए हैं। कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे बाकायदा पानी जो है मार्केटों के अंदर चला गया है। मैं एक मार्केट देख रहा था, उसमें वो दिखा रहे थे कि जनाब ये फलां टैक्स भी देता है, ये फलां टैक्स भी देता है, ये फलां टैक्स भी देता है। ये गुजरांवाला की एक मार्केट थी, लेकिन वो सारा पानी दुकान के अंदर था और उसका सारा सामान बर्बाद हो गया हुआ था। कई मार्केट दुकानों के अंदर ऐसा क्या था? क्या कोई नुकसान बढ़ता है? नहीं बढ़ता। अभी तो लोगों को पिछले सैलाब के पैसे किस तरह मिले हैं, कितने मिले हैं, वो सबको पता है। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है, क्या हमने इसके बाद कुछ सीखा? पहले सैलाब के बाद हमने कुछ नहीं सीखा। हमने कहा आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हम सारे इंतजाम करेंगे। इन बारिशों की बहुत पहले पेशन गोई थी। आपको, मुझे, हर शख्स को पता था कि किस दिन बारिश हो रही है। लेकिन क्या सड़क पे खड़े करके जो है किसी भी महकमे के एहलकार जो हैं उनकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पे डालने से क्या पानी का निकास का बंदोबस्त हो जाता है? क्या वो सीधा इमारतें जिनकी छतें गिरी हैं वो ठीक, वो सब मामला जो है उसके ज़िम्मेदार वही घर वाले हैं? क्या वो महकमे जो बनाए हुए हैं वो उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं? क्या बहुत बहुत बड़े पुल जो अभी बन रहे थे बारिश के पानी में बह गए हैं, उस पुल को बनाने वाले जो बाकी लोग थे या जो बना रहे थे, उनके मटीरियल पर, उनके काम पर सवाल नहीं उठते? उनको ठेका देने वालों पे सवाल नहीं उठते? इस बारिश के पानी को ना निकालने वालों पर सवाल नहीं उठते? हमजा साहब सर, पहले तो ये एहतसाब होना चाहिए ना। और सिर्फ ये नहीं होना चाहिए फलां अफसर को फारिग कर दिया, फलां अफसर को फारिग कर दिया। मामला तो ये होना चाहिए जनाब, इस पे जो भी इन्वॉल्व था, जो भी था, उसको खुद ही रिज़ाइन दे देना चाहिए। और उस बच्चे के डूबने का जिम्मेदार कौन था जी, उसको भी पकड़ना चाहिए। करंट लगने से हलाक वो शख्स जो जाम भाग हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था, उसको पकड़ना चाहिए। जब आपको पता है कि बारिश का पानी आप नहीं निकाल सकते, तो वैसे तो बिजली जब दिल करता है 6-6 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। तो जब ये तेज़ बारिश होती है तो उस वक्त जब तक पानी का ना हो, कम से कम जहाँ पानी खड़ा है, आपको पता है उन फीडर्स पे तो लाइट बंद कर सकते हैं ना। कम से कम आम आदमी करंट से तो बचे। और उन अंडरपास में जहाँ आपको नजर आ गया कि पानी भर गया है, वहां पर पुलिस का नाका तो लगा सकते हैं ना। वैसे तो चौकों में लग जाता है पुलिस का नाका, वैसे तो हर जगह खड़े करके जिस तो जगह मर्जी किसी को खड़ा कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अंदर कर देते हैं, या जो भी अपना वसूल कर लेते हैं। तो इन जगहों पे एक ड्यूटी नहीं दे सकते? जब इस मुख्तलिफ महकमों के लोग, बाबू साहब जो है ना, बाबू साहब, जब खुद वो छतरी लेकर और एक ऐसा कोट पहनकर, लॉन्ग कोट पहनकर जिसमें बारिश का पानी उन्हें उनके कपड़े खराब ना करे, वो निकलेंगे ना, तो फिर काम ऐसा ही होगा। ठीक हो गया, ठीक निकलना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है साकिब साहब, जाके कुछ बनता है। ठीक साकिब साहब, ये जो पेट्रोल वाला मामला है, ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन का भी मामला है और रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन हो रहा है। जो बज़ाहिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी तासुर मिला, वो ज़्यादा मसला मार्जिन का लग रहा है कि शायद मार्जिन को 1 रुपया बढ़ा दिया जाए तो चीज़ें नाइज हो जाएंगी। लेकिन आप नहीं समझते कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर आने से हुकूमत को जिस परेशानी का सामना करना पड़ता था, वो एक ही परेशानी थी कि जब कीमतें बढ़ाते थे हफ्ते बाद या 15 रोज़ बाद, तो सब कहते थे कि इतनी कीमत बढ़ा दी, इतनी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। अब वैसे कोई ये नहीं कहता, क्योंकि रोज़ाना क्या बढ़ रही हैं, 4 रुपये बढ़ जाएगी, चले 3 रुपये बढ़ जाएगी, लेकिन हफ्ते बाद वो मामला काफ़ी ख़राब हो जाता है अगर हम उसको आपस में ऐड ऑन कर लें। तो हुकूमत का फ़ायदा हो गया इस मैकेनिज़्म से। नहीं, हफ्ते बाद गवर्नमेंट को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब देखें ना कि वो जो डीलर्स हैं, पेट्रोलियम डीलर्स हैं, पंप एसोसिएशंस हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है और चौथा आवाम है जो भुगत रही है। अच्छा, आवाम का कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई उनका हड़ताल नहीं है, कोई उनकी तरफ से
कोई ऐसी चीज़ कि यार हमारा भी ख्याल करें। वो आपस में डीलर्स कह रहे थे कि साड़ी गल भी सुनो। आपको याद होगा कि जब ये 74 कम हुआ था तो वो फौरी तौर पर आ गए थे, जी ये नहीं चलेगा। जी। अब जो है वो जो पंप वाले आए हैं वो कह रहे हैं कि साड़ी गल भी सुनो। मतलब ये कि अभी मैं पढ़ रहा था कि जब ये ऐलान हुआ कि मुअख्खर कर दी गई है, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि वो जो हड़ताल थी पंप एसोसिएशन की, तो वो किसी ने लिखा हुआ था कि अब जो है वो ये मिल के अवाम का कोई दर्द नहीं है, ये सारे आपस में मामला जो है तय करके। हमजा साहब, आपने हफ्ते की बात की, मैं हैरान हो गया हूँ कि जुम्मा के दिन रात 12 बजे से लेकर जब वो कल तक जो था मामला, 44 रुपये डीजल महंगा हो चुका है, 44 रुपये जी। और ये 18 जून को इन्होंने या 19 जून को 74 रुपीस कम किया था डीजल, 74 था पेट्रोल और 67 था डीजल। तो उसकी कीमत थी 378 रुपये जब ये कम हुआ था। तो अब जो है वो कीमत पहुंच चुकी है 30768 तक, यानी कि वो उस कीमत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है जी। तो कहने का मकसद ये है कि हफ्ता तो बहुत दूर है, अभी 2 दिन रहते हैं और 44 रुपए ये महंगा हो चुका है। और गुड्स की जितनी ट्रांसपोर्टेशन है, जो बड़ी गाड़ियां चलती हैं उसमें जो वो डीजल इस्तेमाल होता है और उसका एक इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट का कोई ख्याल ही नहीं हुकूमत को, बस लगे हुए हैं जी हम जनाब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इसी तरह जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो भी 4 रोज में 10-11 रुपए जो है वो महंगी हो चुकी हैं। मतलब उसमें 35 उन्होंने कम किए थे और अगले दिन उन्होंने 5 रुपए बढ़ा दिए। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तक की जो हम मतलब असेस कर रहे हैं इस सारे मामले को, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, समझने की मैंने कोशिश की कि ये जो फार्मूला है ओगरा को आपने दिया और ओगरा इंडिपेंडेंट है जी, हुकूमत की मुदाखलत नहीं है जी। हमजा साहब, पता नहीं ये हम लोग किस दुनिया में रहते हैं जो बंदा कहता है जी हुकूमत की मुदाखलत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट अदारे हैं, ये पीटीवी हो गया या बाकी अदारे, पैमरा ले लें, अब सारे उठाएंगे तो ये सारे इंडिपेंडेंट है। अगर उसकी नहीं साकिब साहब, आज ये जो पेट्रोल पंप मालिकान है, एसोसिएशन है, उनसे ओगरा ने नहीं मुज़ाकरात किए, उनसे वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम यानी हुकूमत ने आके बात की है। हुकूमत ने बात की है और वही कह रहे थे जी गवर्नमेंट तो अब कोई नहीं है जी, अब तो ओगरा जाने और आप अवाम जाने, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हुकूमत का ही बात चलेगी, जो चाहेगी हुकूमत अब इनडायरेक्टली वो करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये डिजास्टर होगा जिस तरह चीजें चल रही हैं फिलहाल, अभी जो हम देख रहे हैं, ठीक ये तो मतलब रोजाना की बुनियाद पर अगर आप जिस तरह बढ़ाते जा रहे हैं, ये तो आपकी पूरी मार्केट जो है वो कहां जाएगी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। कोई जो किराए हैं, लोग जो कीमतें हैं चीजों की, सब्जी की, जो सब्जी मंडियां हैं वहां पे कौन सी कीमत कहां मेंटेन रहेगी, कोई रोजाना जो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल इसलिए गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में, और मैं देख रहा था कुछ लोग गवर्नमेंट के अंदर के भी ऐसी बात कर रहे हैं कि ये जो आपने फार्मूला बनाया है ये कैसे आगे चलेगा। लेकिन देख रहे हैं हम भी रोजाना की बुनियाद पर हम डिस्कस करते रहेंगे, असेस करते रहेंगे। फिलहाल तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बेहतर चीज हुई है। राना साहब, आप एक तो बात करना चाह रहे थे, उस पर बात कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा आपने इंतजार नहीं करना कि पेट्रोल की प्राइसेस गिर जाएंगी रोजाना की बुनियाद पर, तो मैं वापस आऊंगा। आप अल्लाह खैर करे, खैरियत से वापस आइए जल्दी से। मैं आपको यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, ये नीचे नहीं आने वाली है। आज भी जो आलमी मार्केट है वहाँ पे कीमत ऊपर गई है। थोड़ा सा आपको जो है ना ये कष्ट उठाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम उठा ही रहे हैं। हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल है और कंफर्टेबल लग भी रही है। बिलावल साहब जितनी भी तनकीद कर लें सर। देखें, बात यह है कि मैंने तो आपसे कहा था हम साबर हो चुके हैं, हम इतना साबर हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। हम बर्दाश्त करेंगे। ये साकिब ने बड़ी अच्छी बात की। अगर ये अवाम भी एक दिन फैसला कर लेना कि हमने एहतजाज करना है, तो अगर पेट्रोल पंप मालकान के 12 घंटे के अल्टीमेटम पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो ये तो कौम भी बहुत तगड़ी है। अगर ये फैसला कर ले कि हमने भी इस कीमत को वापस लाना है, तो ये 5 मिनट लगाएंगे। मसला ये है कि हम साबर हो चुके हैं, हम सब्र करने वाले हैं, हम पर आप करते जाएं जो करना है। बात बड़ी सिंपल, हम क्यों नहीं समझते? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई आगे इंडस्ट्री लगी? क्या इनके पास कोई ऐसा है
कोई ऐसा मुझे कुलिया बता दें जिससे ये कहें कि जनाब हमारे पास टैक्स इकट्ठा करने का कोई और निज़ाम है। इनके पास टैक्स इकट्ठा करने का सबसे बड़ा निज़ाम ये पेट्रोल वाला है। ठीक, ये लीवी के में पेट्रोल महंगा करके कुछ आप खाओ कुछ सानू खुआओ। मुझे एक बात बताएं, आज बात किसकी मानी गई? पेट्रोल पंप एसोसिएशन की। जी ऐसे ही है। पेट्रोल कल अगर किसी के पास 3 लाख लीटर था तो आज अगर महंगा होगा तो उसी को फायदा होगा ना। ये सारी चीजें इसी तरह आएंगी। बड़ी सिंपल सी है, क्लियर सी और वाज़ेह चीज है। इस हुकूमत ने तगड़े की बात सुननी है, मारे दी कोई नहीं जो सुन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राना साहब, और ये बड़ी मुश्किलात हैं आवाम के लिए और आवाम मुश्किल गुजर रहे हैं। हम यहाँ पर जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को जलसा भी करने जा रही है और तहरीक का बाकायदा तौर पर एक नई और भरपूर तहरीक का आगाज़ भी करने जा रही है। ये तहरीक किस तरह से डिज़ाइन की जाएगी, क्या अभी तक कुछ चीज़ें फ़ाइनल हो पाई हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान साहब। शफ़ी जान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। शफ़ी जान साहब, पहला सवाल तो यही कि आप पे माजी में भी ये तनकीद होती रही है, या आपसे ये सवाल होता रहा है कि केपी में आप जैसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर लें उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आप 5 तारीख को जलसा केपी में ही करते हैं तो उससे सर क्या फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हासिल हो पाएगा, या क्या प्रेशर गवर्नमेंट पे बिल्डअप होगा? सबसे पहले अहमद साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक 5 अगस्त की बात है तो आज मशावरती इजलास था जिसमें तमाम लीडरशिप मौजूद थी। सलमान अकरम राजा साहब थे, गौहर साहब थे, जुनैद अकबर खान साहब थे, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे मौजूद थे। इसके साथ साथ बाकी हमारे जो रीजन के सदूर हैं वो थे, असद कैसर साहब थे, और वहाँ पे सीएम अफरीदी साहब इसको चेयर कर रहे थे, मीना खान साहब थे। तो वहाँ ये फैसला किया गया कि 5 अगस्त को पेशावर में इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में पावर शो किया जाएगा, जलसा किया जाएगा। तमाम खैबर पख्तूनख्वा से लोग उसमें शरीक होंगे, लाखों की तादाद में लोग होंगे। अफरीदी साहब वहाँ खिताब करेंगे, हमारी जो दीगर लीडरशिप है वो खिताब करेगी, और 5 अगस्त को हम अगला लाएअमल देंगे। जो रिहाई की तहरीक है इमरान खान साहब की, वो 5 अगस्त से शुरू हो जाएगी। राना साहब। अच्छा शफी जान साहब, 5 अगस्त को आप जलसा कर रहे हैं। अलीमा आपा का कहना है कि हमने अडियाला की तरफ जाना है। क्या अलीमा आप खान साहिबा जो है वो जलसे में मौजूद होंगी, उनसे मशावरत हुई है, या फिर अगर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो 5 अगस्त को अडियाला की तरफ जाएंगे, फिर क्या बनेगा? देखिए, पहली बात यह है कि चकजई साहब से भी मशावरत हो रही है, अलामा नासिर साहब से भी मशावरत हो रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद होंगी, और इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातों से भी हम राब्ते में हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो भी इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ है उसको हम जो है ऑन बोर्ड लेंगे। हम मौलाना साहब से भी बात करेंगे, हर एक सियासी कुव्वत से बात करेंगे। 5 अगस्त तक अभी 2 हफ्ते हैं, तमाम लोगों को हम कॉन्फिडेंस में लेंगे। बिल्कुल इमरान खान साहब के बयानों से भी बात हो रही है, उनसे भी मशावरत जारी है, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त को जो अगला लाएअमल दें तो वो भरपूर लाएअमल हो, और वो जो है मुत्तफ़िका लाएअमल हो। साकिब साहब, क्या ये भी हो सकता है, फिर साकिब साहब आएंगे, कि हो सकता है क्या ऐसे चांस हैं कि 5 को ही आप कहें कि चलें अडियाला की तरफ चलते हैं? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक शुरू मतलब ये है कि तहरीक आगे बढ़ेगी। 5 अगस्त को सीएम अफरीदी साहब खिताब करेंगे, अगला वो जो लाएअमल होगा वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, बल्कि कुछ चीज़ें फाइनल भी हो चुकी हैं, कुछ मशावरत भी जारी है। चकजई साहब को भी ऑन बोर्ड हम लेंगे उस मशावरत में। हम अलामा साहब के साथ भी बैठेंगे, मौलाना साहब के साथ भी हम बैठेंगे। हम सियासी कुव्वत और अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो भी है तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, और जो तैयारियां हमारी इस वक्त जारी हैं वो ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक, साकिब साहब। अच्छा शफ़ी जान साहब, आज बैरिस्टर गौहर साहब भी वहाँ पे थे आपके साथ इजलास में, तो ये इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी एक ख़बर आई, ये आपके 26 नवंबर वाले मामले के हवाले से। तो उसमें अदालत ने लिखा कि 18 समातें हुई पौने 2 साल में। तो बैरिस्टर गौहर साहब क्योंकि कंप्लेनेंट थे बतौर चेयरमैन पीटीआई, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई, 14-15 एडजमेंट्स ली।
आज उन्होंने वो आपकी कंप्लेंट भी खारिज कर दी है। मुझे याद है 5500 लोग गिरफ्तार हुए थे, फिर रिहा हुए लोग, 12 या 14 का नाम भी वहाँ पे लिखा गया जो निशाना बने थे, फिर ज़ख्मी भी हुए थे। तो कि क्या ये पार्टी लेवल पर कोई फैसला था या आज डिस्कशन हुई कि आपने स्टेटमेंट नहीं देनी, वगरना हमने देखा कि इन्हीं अदालतों से इमरान खान ये तो साहब साइफर से भरी हुए, बहुत बड़ा केस जहाँ था, तक इद्दत केस से भी भरी हुए। तो वहाँ पे कोई डिस्कशन हुई इस केस के हवाले से भी कि इतना बड़ा केस था और इसमें KPK के लोग थे सारे जो जेलों में रहे, जिन्होंने भुगता, और आज आपने, आपकी लीडरशिप ने ये पैगाम दिया कि हमने केस फॉलो ही नहीं किया। जी शफी जान साहब, देखिए पहली बात यह है कि आज गौहर साहब मौजूद थे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जलसे का ऐलान किया, लाएमल का जो बात हुई तो उसमें गौहर साहब भी थे और मुझसे पहले गौहर साहब ने इस केस के बारे में डिटेल्स मीडिया के सामने रखी। इसके बारे में लीगल ओपिनियन ही मैटर करती है। आप हमारे पार्टी में से किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लें तो बेहतर होगा। मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने डिटेल उस पर काफ़ी मीडिया ब्रीफिंग भी दी, उसमें 14 दफ़ा पेश होने की बात भी गौहर साहब ने की। आज भी उन्होंने ये प्ली इख्तियार की थी कि इस केस को अर्जेंट किया जाए क्योंकि कोसा साहब मुल्क में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। अलबत्ता पार्टी इस फैसले के खिलाफ अपील की तरफ जा रही है। ठीक है। अच्छा शफी जान साहब, ये कुछ खबरें चल रही हैं कि मौलाना साहब ने आपसे वजारत आला ही मांग ली है, आप लोग उनसे चलें बात कर रहे थे तो साथ वो ये भी कोई आप लोगों ने ऑफ़र किया है कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब की जगह मौलाना साहब को नामजद कर दिया जाता है। कोई इस तरह की बातचीत चल रही है, कोई ऑफ़र नहीं? ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही, ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही, ना ही ऐसी कोई ऑफ़र की गई है। बिल्कुल राब्ता मौलाना साहब से तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ चाहती भी है कि मौलाना साहब के साथ अलायंस बनाई जाए, क्योंकि मौलाना साहब भी इस मौजूदा जो हुकूमत है जो कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है, उनकी जो इस वक्त एक आप इसको कह सकते हैं कि जो इस वक्त बयानियाँ हैं वो इस हुकूमत के खिलाफ है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि सियासी कुव्वत कोई भी इस हुकूमत के खिलाफ होगी, हम उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब से बातचीत जरूर जारी है, लेकिन किसी किस्म की ना ऑफर की गई है और ना ही कोई डिमांड मौलाना साहब की तरफ से अभी तक की गई है। राना साहब, अच्छा शफी जान साहब, आपने कहा कि ये ऐसा ऐलान होगा जो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो ऐलान KPK के अंदर का तो नहीं होगा ना? वो ऐलान लाजमन कोई ऐसा होगा जो हुकूमत को, अगर KPK के अंदर ही आप रहते हैं तो वो तो हुकूमत, आप तंग होंगे, हुकूमत तंग नहीं होगी, तो हम उससे क्या समझेंगे? कोई लॉन्ग मार्च, रास्ते बंद करना, क्या? कोई तो बताएं, कुछ तो बताएं इसमें। देखिए काफी नहीं, अभी तो इसको आप अली मतलब बहुत जल्द है, कुछ चीजें डिस्कस जरूर हुई हैं, लेकिन हाँ ये सोच कर हम बैठ चुके, ये फैसला तकरीबन हो चुका है और कुछ चीजें अभी मशावरत के बाद अपनी जो हमारी अचकज़ई साहब हैं, अलामा साहब हैं या दीगर जो हम अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी मशावरत होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो इश्क इमरान की बात होती थी उसका वक्त आ पहुंचा है। यानी कि ये तहरीक फैसला कुन साबित होगी। अच्छा। जो PTI कहती रही है कि हम जब तहरीक चलाएंगे तो वो फैसला कुन होगी, ये फैसला कुन तहरीक है? देखिए 5 अगस्त को आप लाखों लोगों का मजमा देखेंगे और अफरीदी साहब जहां भी खड़े होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वहां पे जगह कम पड़ जाती है। आपने मर्दान का जलसा हमारा देखा होगा जो आखिरी जलसा था, आपने मानसेरा का जलसा जो हमारा आखिरी था वो देखा होगा, वहाँ पे लोगों की तादाद देखी होगी। और 5 अगस्त को भी इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में इंशाल्लाह आप जैम पैक देखेंगे, जो लाखों का मजमा होगा। वहाँ पे लीडरशिप मौजूद होगी, वहाँ पे हमारे जो कोलिजन पार्टनर्स हैं, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ाइन पाकिस्तान के लीडरान हैं, अफरीदी साहब हैं, वहाँ पे मौजूद होंगे और वहाँ पे आगे का लाएमल दिया जाएगा। और हम इस बारे में बड़ी क्लियर है कि इस बार ये चीज़ फैसला कौन होनी चाहिए। जी साकिब साहब। शफी जान साहब, ये जो जलसे खैबर पख्तूनख्वा में हुए, पहले भी ये सवाल हो चुका, तो मेरा सवाल ये है कि अगस्त ये इस्लामाबाद और पंजाब, यहाँ पे आपका कोई बहुत बड़ा जलसा नवंबर 2024 के बाद नहीं हुआ, तो अब की बार क्या जो है वो हम समझें कि अब जो है वो अगस्त 5 के बाद ये चीज़ें होंगी? क्योंकि 1 साल और तकरीबन 9 माह हो गए हैं आपका इस्लामाबाद और पंजाब जहाँ पे असर हो सकता है, यहाँ पे जलसा नहीं हुआ। एक तो सर इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, मौलाना साहब के हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, तो वो कह रहे थे कि हमें तवक्को है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। रात को उनको किसी प्रोग्राम में मैंने सुना तो वो कह रहे थे कि
रात से फिर सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, शायद वो उनका इशारा पीटीआई की तरफ था, तो शायद दोबारा चीज़ें रुक जाएं, क्योंकि ऐसे लगता है कि वो भी चाह रहे हैं कि आपसे मिला जाए और आपकी पार्टी के भी अंदर कुछ लोग हैं कि मौलाना से मिलकर कोई हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाया जाए ताकि वो मौसर हो, क्योंकि पीडीएम जो बनी थी वो सारी जमातें आपस में बेशक जैसी तैसी थी, आखिर में इकट्ठी हुई और गवर्नमेंट के खिलाफ जो वो मैदान में आ गई। देखिए बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए इस वक्त तहरीक इंसाफ की ओपन डोर पॉलिसी है, जो भी इस हुकूमत के खिलाफ है बिल्कुल हम उनके साथ बातचीत भी करेंगे, हम अलायंस बनाने की कोशिश भी करेंगे। मौलाना साहब से बातचीत हो रही है, मैं बारहा इस बात का तस्करा कर रहा हूँ। कई नशिस्तें हो चुकी हैं, कुछ नशिस्तें होनी हैं, कुछ मशावरत होनी है। अचकज़ई साहब के साथ भी तकरीबन तमाम तर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वैसे भी तहरीक इंसाफ का इलाई है, तो ओपन डोर पॉलिसी है हर उस सियासी कुव्वत के लिए जो हुकूमत। जहाँ तक आपने बात की पंजाब में जलसों की, तो 9 मई के बाद से 2 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एनओसी मिली है पंजाब में। एक संजानी के मकाम पे और एक लाहौर के मकाम पे कोई साइड का ग्राउंड दिया गया था। फिर वो आपको याद भी होगा कि लाहौर में जो इंतजामिया थी वो टाइम से पहले स्टेजों पे चढ़ के माइक भी खींच रहे थे, लाइटें भी तोड़ी गई। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस पंजाब में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पंजाब सिंध और बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हम बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे मैस मोबिलाइजेशन बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि पीक पे है और हम कंप्लीटली तैयार हैं। बल्कि यहाँ पे तो अब मोबिलाइजेशन की जरूरत नहीं। आप 5 अगस्त को देखेंगे कि जो जैम पैक होगा और वहाँ पे जो ऐलानात होंगे, अब इस हुकूमत के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। साकिब साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपके पास क्या खबर है, क्यों बैरिस्टर गौहर साहब ने 26 नवंबर जो एहतजाज केस है उसमें अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया है? जो हिकमत अमली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्या वो तनकीद आप दुरुस्त समझते? नहीं, तनकीद तो हमजा साहब बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे तो हम जब उनके केसेस नहीं लग रहे होते, केसेस में जब वो इल्तवा हो जाता है या प्रोसिक्यूशन करती है, हम तब भी उसको पिन पॉइंट करते आए हैं। इवन 9 मई के केसेस पे हमने बहुत ज़्यादा तनकीद की है, जो फैसले आए थे। तो यहाँ पे तो आप ये कहें कि प्रोसिक्यूशन साइड से मसला है, बिल्कुल भी नहीं। ये पीटीआई का ही मसला था और बैरिस्टर गौहर साहब ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना था। 18 समातें हुई दिसंबर 2024 से लेकर आज तक, और पिछली समात पर बड़ा क्लियर अंदाज में इनको बताया गया कि अब आपके पास आखिरी मौका है, आप आएँ और केस को आगे बढ़ाएं। आज फिर बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पे गए, अटेंडेंस लगाई, बाहर निकले, तस्वीरें बनाई, ट्वीट कर दी और उसके बाद रवाना हो गए वहाँ से। और उसके बाद में जब केस कॉल हुआ और उसमें फिर ये चीज़ खुली कि वो अदालत ने कहा कि ये मुतमिन नहीं कर सके, तो हम जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसी पर फैसला कर देंगे। और ये जो फैसला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद पीटीआई के अंदर डिस्कशन हुई या नहीं हुई, क्योंकि इसके बड़े गहरे असरात किन पर होंगे? कारकुनान पर। 24 जो नवंबर था 2024 का, वहाँ पे 5500 लोग गिरफ्तार हुए थे पिंडी इस्लामाबाद के कोई 3 दर्जन के से जायद मुकदमात में, और वो 6-6 महीने जेलों में रहे थे। और मज़े की बात यह है कि इनमें कोई लीडर नहीं था, लीडरों ने ज़मानतें करा ली थी बेल बिफोर अरेस्ट, और उन्होंने कारकुनान ने भुगता या ज़ख्मी हुए या जो भी सिचुएशन बनी वो कारकुनान के साथ बनी। तो जब आप इस किस्म के केसेस को फॉलो नहीं करेंगे, अदालतों में नहीं जाएंगे या अदालत में जाकर आप एडजर्नमेंट ले लेंगे, बयान रिकॉर्ड नहीं कराएंगे 2 साल, तो और दरख्वास्त आपकी खारिज हो जाएगी, तो इसका असर आपके कारकुनान पर जो पड़ता है। आखिरी बात जो है, जो आपने सवाल जो पूछा, उस सवाल का जवाब सर ये है कि इनके ज़हन में ये था कि हम इसको लटकाते रहेंगे, ये पड़ा रहेगा केस। जब हालात बदलेंगे, मामलात चीज़ें तय हमारी सेटल हो जाएंगी, तो फिर हम इस केस को जो है वो स्पीड लगवा देंगे और ये केस जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन इनको क्या पता था कि हर तरफ जो है वो चीज़ें तो चल ही रही होती हैं ना, तो इसलिए इनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गई। और उसके जिम्मेदार मैं तो समझता हूँ बैरिस्टर गौहर साहब, उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना था, नहीं कराया। और सरदार लतीफ़ खोसा साहब बड़े सीनियर वकील हैं, और मतलब पूरी एक जो है वो पूरी फौज है पीटीआई में वकला की
कि इतने बड़े बड़े नाम है वकला के, इसके बावजूद अगर कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सके या कोई केस को आगे नहीं बढ़ा सके, और इसका कोई जवाब नहीं। आप अब इस केस में कम से कम ये दूसरी तरफ इल्जाम नहीं लगा सकते कि उसकी वजह से हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, वैसे तो जब बरसात का मौसम है तो ये कॉकरोच बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देते हैं, ये तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस मौसम में ख़ास तौर पे भारत के अंदर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसने मोदी साहब के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इस वक्त एक एहतजाज हो रहा है, इस एहतजाज को पूरी दुनिया देख रही है। राहुल गांधी को भी सब ने देखा, जिस तरह से उन पर तशद्दुद भी हुआ। जेनजी है राना साहब, ये नई जनरेशन है, ये नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन की समझ नहीं आ रही और पुरानी जनरेशन को इस नई जनरेशन की समझ नहीं आ रही है। पूरी दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका एहतजाज आप क्या समझते हैं सर? किस तरफ ये जाएगा, क्या रुख इख्तियार करेगा और मोदी के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक एहतजाज श्रीलंका में हुआ, हुकूमत बदल गई जी। एक एहतजाज बांग्लादेश में हुआ, हुकूमत बदल गई। ऐसे ही है। अब उससे ज्यादा शिद्दत से एहतजाज जो है वो कांग्रेस, ये जो पार्टी है ना नौजवानों की, मैं उसे उसके साथ नहीं दूंगा। मैं कहूँगा ये नौजवानों की एक नई सोच जो है, किसानों की जो है एक जद्दोजहद जो है, और सियासी लीडर तो अब इसमें दाखिल हो गए हैं। ये जद्दोजहद जो है ये मोदी को ले डूबेगी। ये मोदी के लिए ना उसके अपने मुल्क के अंदर, आप गौर करें, आप वो सारे क्लिप देखें जी जी, वो मोदी से सवाल करते हैं कि आप हमें पाकिस्तान के साथ मिलने से रोकते हैं और खुद वहां पे जाके बिरयानियां खाते हैं। वो सवाल करते हैं इन्हें कि आप जंग में हार गए, आपको शिकस्त हुई और आप तस्लीम नहीं करते। और तो आप ये देखें ना, वहां पर इंतहा हो गई। इतना तशद्दुद कभी किसी मुल्क में नहीं हुआ जितना वहां पर हुआ, लेकिन वो नौजवान खड़े रहे, वो नौजवान अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। अगर श्रीलंका में सब कुछ तब्दील हो सकता है, अगर बांग्लादेश में सब कुछ तब्दील हो सकता है, तो ये किस तरह नहीं होगा कि इंडिया में ये सब कुछ ना हो। भारत में तब्दील हो रहा है। और आज की खबर आपको दे दूं जी रान साहब, इस वक्त की खबर, जिस वक्त आप रोगम कर रहे हैं, तो आपको खबर दे दूं कि मोदी की रहायश का, जो पुरानी रहायश का गुजरात वाली थी, उसके इर्द गिर्द इन्होंने बड़ा सिक्योरिटी का एक हसार बनाया हुआ था। वहाँ पर भी नौजवानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप पहुँच गया है और इस वक्त वहाँ पर शदीद झड़पें भी हो रही हैं। और सुनने में आया है कि वहाँ पर मोदी के घर जो है वो इस वक्त उसकी हालत जो बन चुकी है, आप सोच नहीं सकते। ये वो एक लहर निकल आई है कि अब ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये नफरत सबसे ज्यादा वहां पे मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ है, मोदी के उस जालमाना रवैये के खिलाफ है, जो वहां पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, जो हिंदुओं के खिलाफ भी था, जो वहां पर क्रिश्चियंस के खिलाफ भी था, जो वहां पर निचली जात के हिंदू जो थे उनके खिलाफ भी था, जो वहां पर हर उस शख्स के खिलाफ था जो वहां पे अपने राइट की बात करता था। तो आज वहां पे तब्दीली की जो हवा चली है, आपको अगले 4 से 5 या 6 या 10 दिनों में नजर आएगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुल्क से भाग जाएगा या फिर उस हुकूमत से उसकी हुकूमत जो है वो फारिग हो जाएगी। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी ये नहीं कह सकता कि इन लोगों को फलां ने भेजा, ये नहीं कह सकता जनाब ये कश्मीर के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पे मुजाहिदीन आ गए हैं। ये बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह हो गई है, साफ बात है कि नरेंद्र मोदी जा रहा है और आपको ये नज़र चंद घंटों में नहीं चंद दिनों में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब, एक तो ये जो तनाजुर है पूरा, इस पे तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, लेकिन इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है। वो नुक्ता ये है, मैं उस पर भी आपकी राय चाहूँगा, राना साहब की राय चाहूँगा कि ये मामला सर एजुकेशन सिस्टम से शुरू हुआ है। यानी कि आप इस जेंजी का फोकस चेक करें कि उनको तालीमी निज़ाम से प्रॉब्लम था, वो पेपर लीक होने का मसला था, जो मेडिकल का पेपर लीक हो गया, वहाँ से ये मामला चलता है और वज़ीर तालीम का जो है इस्तीफ़ा मांगा जाता है। आप फोकस चेक करें, आप प्रायोरिटी चेक करें कि तालीम का ये मामला था, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह से इसको हैंडल किया तो वो मोदी साहब के गले पड़ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा आप फ़र्क नहीं समझते हैं कि कितना इशू बेस्ड मामला है और ऐसा इशू है कि जो तालीम से शुरू हुआ है, यानी कि जेंजी को जो दुनिया समझती है ये मामला वैसा भी नहीं है। जेंजी के लिए तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन्होंने तालीम को फोकस करके इस तहरीक का आगाज किया था। बिल्कुल हमजा साहब, ये जो वहाँ पे पेपर लीक हुआ तो इंडिविजुअल हैसियत में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात हो रही थी, या जेंजी या ये यंग जनरेशन वहाँ की वो बात कर रही थी,
तो उस पर वो जलती पर जो तेल है ना वो डाला था चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने इनको हर जगह ना कोई साबकीन कुछ डाल देते हैं, उधर डाल देते हैं। तो उन्होंने इनको कह दिया जी ये जो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं ना ये कॉकरोच से जो है तशबीह दी, तो उसमें लहजा जो है वो तज़हीक अमेज़ था। और अगरचे उन्होंने 2 दिन बाद उसकी वजाहत कर दी, और उसके बाद ये जो इसका हेड है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये अमेरिका में थे और वहाँ पे उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, और अब उनके फॉलोअर्स कांग्रेस से भी और जो बीजेपी उन दोनों से ज़्यादा है, तकरीबन 22 मिलियन से जब वो ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके। तो उसके बाद ये मामला चलता रहा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, क्योंकि बांग्लादेश में भी कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी और उन्होंने आगे चीज़ें चलाई, इसी तरह नेपाल में या श्रीलंका में। यहाँ तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बनी है कि वो पढ़े लिखे नौजवान और ये वो सारे। और उसमें आप देखें कि हम पहले भी बात करते रहे हैं कि मोदी की ओवरऑल इंतहा पसंद जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, और मोदी ने जिस तरह वहाँ पे आवाज़ें बंद की हैं और जिस तरह अपोजिशन को दबाने की कोशिश की है, और अब जो है वो वहाँ से जो यंग जनरेशन है जो जिस तरह उठी है, अब देखें कि वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है उसके सरबराह को भी वहाँ पे जाना पड़ा, और जो कांग्रेस के जो रहनुमा है उनको जाना पड़ा वहां पे और उनका हिस्सा बनना पड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखें कि किस लेवल पे वो तहरीक पहुंच चुकी है, और वो सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और अब जो तो तहरीक है वो फैलती जा रही है। ये हमेशा से होता यही है कि तहरीक शुरू होती है, गवर्नमेंट रोकती है, फिर वो फैलती जाती है और आखिर में गवर्नमेंट के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। राना साहब, मैं आपका भी इस पे कमेंट चाहूँगा। सोनम वांगचुक की एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए हंगर स्ट्राइक थी, और अब ये लोग शामिल हो गए हैं तो मामला बढ़ गया है। बॉलीवुड के स्टार्स शामिल हो रहे हैं इस एहतजाज में। देखें, ज़हन में रखिएगा, जब भी एहतजाज बढ़ जाए, जब भी मकबूलियत ले ले एहतजाज, तो फिर हर वो शख्स जो है ना जो तंग होता है, हर वो शख्स जो इनके रवैयों से, इनकी पॉलिसियों से तंग होता है, तो वो एक रास्ता ढूंढ रहा होता है कि कौन सा रास्ता ऐसा होगा जिस पर मैं चलूं तो मेरे साथ और भी लोग हों, या और लोग जिस पे चाह रहे हैं मैं भी उस पर शामिल हो जाऊं, ताकि हमें मंजिल मिल जाए। तो ये शुरू हो गया, ये तलबा से निकली हुई। देखे पेपर लीक्स हुए थे ना जी, तो अब पूरी हुकूमत लीक हो गई। पूरी हुकूमत जो है उसका खात्मा होने जा रहा है, अब सारा कुछ खत्म होने जा रहा है। अब ये लिख लीजिएगा, अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। अब भारत टूटने वाला, जो एक पेशेंट गई थी कि भारत टूटेगा, भारत अब टूटने जा रहा है। भारत जो समझता था मैं खित्ते का सबसे बड़ा ठेकेदार हूं, अब भारत के पास कोई ठेका नहीं रहा, बल्कि भारत के ठेके खत्म हो रहे हैं, भारत अंदर से टूटने जा रहा है, आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब, यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अगर हम देखें आज़ाद कश्मीर में होने वाली कैंपेन को, तो गिलगित बल्तिस्तान से मिलते जुलते हमें जलसे नज़र आ रहे हैं, उनमें गुफ्तगू नज़र आ रही है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर लफ्जी हमले भी कर रहे हैं। इस दफ़ा फ़र्क ये है कि नून लीग की क़यादत की जानिब से भी जवाब दिया गया, और बिलावल साहब ने भी आज मरीम नवाज साहिबा जो कल बात कर रही थी, या मियां नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे थे, उस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया है। अब देखते हैं कि मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, और सवाल ये भी खड़ा होता है यहाँ पर कि क्या आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद फिर चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी, बैक टू नॉर्मल होगा सब कुछ, और जितनी तनकीद एक दूसरे पे की है उसको दोनों पार्टीज़ हज़म कर लेंगी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहादत अवान साहब। अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने हमें वक्त दिया और हमारे तक ये बात पहुँची थी कि आप को चोट लग गई थी, आप फिसल गए थे, गिर गए थे। सर, उम्मीद करते हैं हम तीनों के आप खैरियत से होंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप फिर भी हमारे साथ शो में शामिल हुए हैं। सर, इस पर सर अगर बात कर लें, जो पीपल्स पार्टी वाला मामला है, नून लीग की सर ये तनकीद आप दुरुस्त नहीं समझते हैं कि वो कह रहे हैं बिलावल साहब ऐसे तनकीद कर रहे हैं जैसे आज़ाद कश्मीर में वो अपोजिशन में, आपकी हुकूमत है और तकरीरें आपकी अपोजिशन की। देखें, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बरमबनी हकीकत है कि आप देखें कि एक तो जो है, चूंकि कश्मीर के मुतल्लिक एक सीनियर मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं है, घर बैठे लोग आज़ाद गए, सिर्फ वो लोग जो कि सियालकोट के बाज को
जो बॉर्डर को क्रॉस करके आए सिर्फ वो कश्मीरी हैं, तो उससे कश्मीर के लोगों की दिल आज़ारी हुई है। और बात यह कि कश्मीरी वो हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं पाकिस्तान के इलाक़ के लिए, और हमने 5 जंगें लड़ी हैं। तो हमारा बिलावल साहब का तो कहना ये है कि भाई बात ये है कि आप इस किस्म की इस वक्त बात न करें। खित्ते के जो हालात हैं, इस किस्म के बयानात से हमारा दुश्मन जो है वो भी जो है वो खुश होगा कि इनके अंदर इस किस्म की कश्मीर काज के ऊपर दरार पड़ चुकी है। उसके अलावा बाकी जो दूसरी बात हम कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे इलेक्शन में मानता हूँ कि हर आदमी अपनी पोजीशन बताता है, लेकिन कोई अगर मिनिस्टर ये कहे कि 12 सीटें तो हम जेब में डालकर आगे जो है इलेक्शन के लिए लड़ते हैं, तो बिलावल साहब तो बात जो कर रहे हैं पर मबनी हकीकत बात कर रहे हैं। और उस असल बात तो मैं आपको बात बताऊं सर, सूरत हाल ये है कि बिलावल साहब ने जो जीबी की जो कैंपेन चलाई उससे बेहतर जो है कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने हेलो जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने बेहतर रिस्पांस दिया है, क्योंकि बिलावल साहब ने पहले दिन जो स्लोगन दिया है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोग जो हैं वो करेंगे। और उसके अलावा जो उन्होंने जिस तरीके से वहाँ के जो सिचुएशन बनी हुई थी उसके ऊपर जो बात की, उन्होंने कहा भाई देखे बात ये है, जिस तरीके से जीबी में उन्होंने कहा था कि कश्मीर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा हुआ एक बाबू नहीं करेगा, तो उन्होंने यहाँ पे यही बातें की। उन्होंने कहा भाई बात ये है कि ये हालात खराब करने में आपके फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं उनका हाथ था, और उन्होंने कहा जितने स्टेक होल्डर्स हैं आए मिल बैठे और इस चीज का कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना के इस टाइप की चीज करें ताकि जो चीजें उनका हल निकले। अब बात हम आ गए इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन के हालात तो आपने देख ली हैं कि लोग जो हैं मैं हवास बाख्ता तो ज्यादा सीरियस लफ्ज हो जाएगा कि लोग परेशान हो गए हैं कि लोग जो है वहाँ पे बगैर ये समझे हुए कि इलेक्शन के दौरान जो है मतलब तोहफे तोहफ लेके कश्मीर वाले जो हैं उनको जो है मतलब उनके लिए चीज़ों का या मतलब ऐलानात करना या वहाँ पे जाके बसें चला देना या हॉस्पिटल जो है वो कर देना, ये साल 6 महीने 8 महीने पहले ये हो जाता तो वो बहुत बेहतर था। ये इस चीज़ की मैं समझता हूँ कि एक सबूत है कि लोग जो हैं घबराए हुए हैं इलेक्शन से, और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बाद में आपको बात बताऊं, आखिरी बात करूंगा कि चूंकि वहाँ का इलेक्शन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने बाइकआउट कर दिया और यकीनी तौर पे वो वोट बैंक जो है वो भी किसी तरफ टिल्ट करने का है। और हम ये तवक्को करते हैं कि वो नून को तो नहीं जाएगा, तो वो ऐड ऑन होकर अगर होगा किसी पार्टी में तो वो आपके सामने है। तो इलेक्शन की बात तो यहाँ तक मतलब आपके सामने हो जाए। हमारे साहब जिस तरह है कि वफाकी वजीर ने दावा कर दिया, आज भी कुछ दावे आए जिसमें पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून को वो कह रहे हैं, दूसरे नंबर पर आप, और तीसरे नंबर पर जो है वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान को गिना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जाके इस्तेकाम पाकिस्तान और नून लीग की हुकूमत बनेगी। चलिए ये रिजल्ट आएगा, जो भी पता चल जाएगा। आज जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, जिन वज़रा के हवाले से बड़ी खुल के बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कल जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप लोगों ने एक ही इत्तेहाद में बैठना है, तो उस इत्तेहाद में बैठकर जो आज आपने बातें तलख की हुई हैं तो फिर उसके साथ क्या गुजारा हो सकेगा, या इस दफ़ा आपने वाकई कोई लाइन जो है ड्रॉप कर लिया है कि नहीं भाई बस बहुत हो गया? देखिए राना साहब, बात ये है कि मैंने तो आपके सामने जो बात की है बरमबनी हकीकत है। या तो आप कहें ना कि ये PMLN के दोस्तों ने ये बात ना की हो, तो हमने तो खाली उनको मशवरा दिया। नहीं, आपने जो कहा दुरुस्त कहा है। मैं कह रहा हूँ कि क्या आपने कोई लाइन ड्रॉ कर ली है कि अब आगे हमने किस तरह चलना है? देखिए, बात चलने वाली बात तो आप ये देख लें कि जो 24 का इलेक्शन हुआ है उसमें पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। हमने तो उनको भी कहा कि भाई मैंडेट आपके पास, आप गवर्नमेंट बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सोच रखने वाली पार्टी है, और डेफिनेटली इलेक्शन अगर हो जाएगा तो आप ये पता है कि जीपी का इलेक्शन हम जीते और PMLN जो है वो हमारे सामने मुखालिफ इलेक्शन लड़ी, लेकिन आकर हुकूमत बनाने में हमारे साथ आकर बैठ गई। तो भाई बात ये है कि ये दावे जो हैं ये तो जीपी में भी PMLN भी कर रही थी और IPP भी ये दावे कर रही थी, लेकिन वो रिजल्ट आपके सामने आ चुका। तो इलेक्शन में लोग अपना बयानिया बनाते हैं, अपने दावे करते हैं, लेकिन हकीकत हाल जो है
हकीकत हाल तो ये है कि आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि वहाँ कश्मीर की जो पोजीशन है इस वक्त, वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला जो भी पोजीशन है, कश्मीर के लोग जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे, उन पे भरोसा करेंगे। और उन्होंने जो कहा हुआ है कि आपको जो है आपके लिए आईनी एक अमेंडमेंट होगी, आपको एनएफसी के अंदर आपको होना चाहिए, आपका एक्निक के अंदर आपका शेयर होना चाहिए, अरफा के अंदर आपका शेयर होना चाहिए, मुबसर के तौर पे नेशनल असेंबली और सेनेट में आपको होना चाहिए। और ये दरअसल में आपको एक बात, थोड़ी सी बात राना साहब आपको मैं बता दूं, ये बात ये है कि 2016 के अंदर, 2018 के अंदर जो है, जबकि नून की PMLN की गवर्नमेंट थी और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत में थे, तो उस वक्त सेनेट में जो है एक जो है सेनेट में कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑफ ए होल, जो कि सरताज अजीज साहब जो है उसको हेड कर रहे थे। उसके अंदर GB और आज़ाद कश्मीर में यही वाली जो चीजें आज बिलावल साहब कर रहे हैं, इसके रिफॉर्म के लिए था। और वो को जो है रिपोर्ट जो है उस वक्त नवाज शरीफ साहब तो जा चुके थे 18 में, और उसके बाद शायद खान अब्बासी साहब की कैबिनेट को जो है वो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, लेकिन इत्तेफाक वाली बात है कि उसके बाद गवर्नमेंट तब्दील हो गई, आगे बात नहीं चली। तो मैं समझता हूँ जो बिलावल साहब जो कश्मीर में खड़े होकर बात कर रहे हैं वो मटीरियलाइज हो सकती हैं, क्योंकि उस कमेटी के अंदर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, और इस बात के ऊपर उस कमेटी ने सब दोस्तों ने यूनानिमसली इत्तेफाक किया था कि ये चीजें जो हैं ये काबिले अमल हैं। तो बात ये कि हमने तो जो अपना मैनिफेस्टो दिया हुआ भाई बड़ा सीधा साधा है, हम लॉलीपॉप देने वाले तो लोग नहीं हैं। शहादत अवान साहब, ये बताइएगा सर कि 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे मेरे। एक तो बिलावल साहब जब बात करते हैं GB की कि मैं उनको पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में देखना चाहता हूँ उनकी नुमाइंदगी, जब कश्मीर में खड़े होकर ये बात करते हैं, तो क्या वो जो कश्मीर और GB की एक मखसूस हैसियत जिस पे पाकिस्तान भी आज जो है वो ये कहता है और एक स्टांस है हमारा, उसको तब्दील करके या किए बगैर क्या जो है वो नहीं, वजह तौर पे आप बहुत बिल्कुल बारीक बीनी से बात करते हैं, लेकिन बिलावल साहब का अगर आपने इसी बारीक बीनी से अगर स्टेटमेंट देखा होता तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि हमें वो काम करना है जिसमें कश्मीर काज को नुकसान ना पहुंचे। ये बात एक आप बात जहन में रखिएगा। और मैंने तो आपको ये कह दिया कि बात ये है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने सरताज अजीज साहब की सरबराही में 2018 में तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने एक टेबल के ऊपर बैठ के गौर गौस किया। देखें, ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि हम उस काज से हट जाएंगे या उनको इंडिपेंडेंट, हाँ अगर टेरिटरी जो है उसको जो है उसकी हैयत बदली की जाए तो वो जो जितनी इंटरनेशनल करारदाद। अच्छा, एक और चीज सर कि 3 हिस्सों में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं है? फर्ज करें मीरपुर डिवीजन में नून लीग मेजॉरिटी में आ जाती है, तो एक तो बड़ी क्लियर बात है कि उसका इम्पैक्ट आएगा सेकंड और थर्ड फेज पे, तो पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं, कोई मुलतवी करने की बात भी मैं देख रहा था। सरदार याकूब जो साबिक सदर हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, तो मुलतवी करने का को मुतालबा या कोई ऐसी चीज़, इंटरनेट बहाली की भी आप लोगों की तरफ से बात आ रही है। देखें, गुजारिश सूरत हाल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी यकीनन हर पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए करती है, लेकिन मैंने आपको कहा कि हम तो जमहूरियत की पटड़ी को आगे चलाने की भी बात करते हैं, और ये हम समझते हैं यकीनन इलेक्शन में खदशात तो होते हैं कि आपने 3 टुकड़ों के अंदर इलेक्शन को आपने तकसीम कर दिया। हमारे तो कैंडिडेट के खिलाफ जो है झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन से इसलिए भागने वाले लोग नहीं हैं कि हमने तो तकिया करना है अवाम के ऊपर। और ये बात जो है आपको आज से जो है 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको नजर आ जाएगी, आप देख लेंगे। और बिल्कुल हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं, हम इतने आगे खड़े हुए हैं कि हमें इन टोटकों की वजह से और इन चीजों की वजह से। अवान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, जमहूरियत, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जमहूरियत। आपको पता है जमहूरियत में होता है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए, अवाम की राय को तरजीह दी जाए, जो अवाम कहे आप उसको माने, यही जमहूरियत है ना? ऐसा ही है ना अवान साहब? जनाब, इलेक्शन यही है जी राना साहब। अब अवाम की राय ये है कि महंगाई ख़त्म करो, अवाम की राय ये है कि ये मौजूदा निज़ाम जो है ये हमें मार के रख गया, अवाम की राय ये है कि हर चीज़ महंगी हो गई,
तो अब जमहूरियत को बचाना तो अवाम को बचाना है, तो अवाम को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कुछ कैसा कर रही? मुझे बताया, रोजाना पेट्रोल की कीमतें चेंज हो रही हैं, जो हालात पैदा हो गए, आटा महंगा हो गया, पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, गली मोहल्लों में लोग सिर्फ एहतजाज या 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। तो ये भी जमहूरियत को बचाने के लिए, इसके लिए भी पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कोई ओपन खुल डुल के कोई काम कर रही? राना साहब, मैं आपको लगातार डेली वीलॉग आपका और साकिब बशीर साहब का जो है मोदी प्रोग्राम डेली देखा करता हूं, तो मैं आप दोनों भाइयों को जो है बहुत अच्छी तरह, मैं मेरी बात सुनने, आप जो हैं, आप जैसा जय्यद सहाफी, आप इसका हल बता दें कि गवर्नमेंट से अगर हम अलग हो जाएं 2 मिनट के लिए तो उसका हल क्या है, आप मुझे बता दें। क्या आपके पास उसके बाद आप अलग होने की तो बात नहीं कर रहे सर, ये आप उससे गवर्नमेंट पे प्रेशर तो डाल सकते हैं ना। अवान साहब साफी वैसे भी ये तजवीज़ नहीं करते सर, सियासी रास्ते वैसे सियासी लोगों ने निकालने होते हैं। राना साहब आपने जायज बात की। अगर राना साहब, हम बात ये है कि चुप, अगर हम कोई बात भी करते हैं तो देखें, आप जैसे देखें, क्योंकि साफी जो है वो मुआशरे का ज़हन बनाते हैं, आप लोग जो हैं उनको किसी रास्ते पे लगाने वाले लोग होते हैं। तो भाई बात ये, हम तो बताएं, हर बजट के साथ जो है खड़े होकर, क्या हमने PHDP के लिए बात नहीं की, लोगों की पेंशन की बात नहीं की, आप लोगों की तनख्वाहों की बात नहीं की? बात ये है कि क्या हमने कफायत शारी की बात नहीं की? क्या हमने जो है, जो फजूल की जो मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट में है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं? ये हमारा प्रेशर है कि अब वफाकी हुकूमत जो है अपनी कुछ मिनिस्ट्रीज जो है उनको जो है रोल बैक करने के लिए सोच रही है कि जो है उनको खत्म किया जाए, ताकि ये गवर्नमेंट के खर्च अखराजात तल्ले खत्म हो सके और ये रिलीफ जो है गवर्नमेंट जो है अपने आवाम को दे सके। जनाब राना, ठीक है शहादत अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।